आपके सामने बंगाल का एक गांव है और रात का सन्नाटा मशालों की टिमटिमाती रोशनी से टूट रहा है। सन 1862 की वो रात, जब नदिया के खेतों में किसानों ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ अपनी तलवारें तेज की। नील विद्रोह की आग जो सन 1859 में जली थी, अब गांव-गांव फैल चुकी थी। अंग्रेजों ने किसानों को मजबूर किया था कि वो अपनी जमीन पर नील उगाएं, जिसका फायदा सिर्फ लंदन की मिलों को जाता था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि एक गरीब किसान जिसके पास न हथियार थे न ताकत, कैसे दुनिया की सबसे बड़ी हुकूमत से टकरा गया? आप कल्पना करें, वो चौपाल जहां हिंदू और मुसलमान किसान एक साथ बैठे थे। उनकी आंखों में वही आग थी जो सन 1857 में मंगल पांडे की राइफल में जली थी। वो चीख जो नील के खेतों में गूंजी, वो सिर्फ एक विद्रोह की नहीं थी, वो थी हिंदुस्तान की आत्मा की पुकार। क्या आपके रोंगटे नहीं खड़े होते जब आप सोचते हैं कि एक हल्लिए किसान कैसे साम्राज्य को चुनौती दे देता है? सन 1857 की क्रांति की राख अभी ठंडी नहीं हुई थी। तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई और बेगम हजरत महल जैसे वीरों की शहादत ने हिंदुस्तान के हर कोने में एक संदेश छोड़ा था। गुलामी की जंजीरें तोड़ी जा सकती हैं, लेकिन सन 1862 में अंग्रेजों ने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली थी। सन 1858 में रानी विक्टोरिया के ऐलान ने वादा किया था कि हिंदुस्तानियों को इंसाफ मिलेगा, लेकिन वो वादा कागजों तक सीमित था। अंग्रेजों ने हमारी जमीन को लूटने का सिलसिला और तेज कर दिया। हमारे खेतों का अनाज, हमारी मेहनत का सोना, सब समंदर पार इंग्लैंड जा रहा था। आप सोचिए, वो गांव जहां कभी ढोल नगाड़ों की गूंज थी, अब वहां भूख और सन्नाटा था। क्या आपके मन में गुस्सा नहीं उमड़ता जब आप सोचते हैं कि हमारी माटी की कमाई से दूसरों का घर भर रहा था? नील विद्रोह इस साल और तीव्र हो गया। नदिया, जेसोर और मुर्शिदाबाद के गांवों में किसानों ने नील की खेती छोड़ दी। उन्होंने अपनी जमीन पर अनाज उगाने की मांग की। आप कल्पना करें, वो खेत जहां कभी नील की नीली लहरें लहलहाती थीं, अब वहां किसानों ने आग लगा दी। दिगंबर बिस्वास और बिशन चरण बिस्वास जैसे नेताओं ने गांव-गांव में पंचायतें बनाई। उनकी आवाज में वही जोश था जो सन 1857 में झांसी की रानी की तलवार में था। क्या ये हिम्मत आपको नहीं झकझोरती? इन किसानों के पास न तो बंदूकें थीं, न तो घोड़े, फिर भी वो अंग्रेजी सिपाहियों के सामने डटकर खड़े हुए। इस विद्रोह की गूंज सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं थी। असम में सन 1861 के फुलागुरी धेवा की यादें अब भी ताजा थीं। वहां के किसानों ने अंग्रेजों के जुल्मी टैक्स के खिलाफ बगावत की थी। सन 1862 में असम के गांवों में भी खामोश विद्रोह की बातें हो रही थी। आप सोचिए, वो घने जंगल जहां किसान अपनी कुल्हाड़ी और हल लिए चुपके से मिलते थे,
उनकी आंखों में वही आग थी जो मंगल पांडे के सीने में जली थी। अंग्रेजों ने इन बगावतों को कुचलने की पूरी कोशिश की। कई किसानों को फांसी दे दी गई, कईयों को जेल में डाल दिया गया। लेकिन क्या आप जानते हैं, उनकी शहादत ने हिंदुस्तान के दिल में एक नया सपना बोया। हर फांसी का तख्ता, हर जेल की सलाख आजादी की एक नई कहानी लिख रहा था। बंगाल के नील विद्रोह में किसानों ने न सिर्फ नील की खेती छोड़ी, बल्कि अंग्रेजी अदालतों में भी अपनी बात रखी। आप कल्पना करें वो पल जब एक साधारण किसान, जिसके कपड़े फटे हुए थे, अंग्रेजी हाकिम के सामने खड़ा होकर अपनी जमीन की बात करता था। उसकी आवाज में डर नहीं, बल्कि हिंदुस्तान की मिट्टी का गर्व था। अंग्रेजों ने इसे छोटी सी बगावत समझा, लेकिन ये छोटी सी चिंगारी बाद में स्वदेशी आंदोलन की आग बनने वाली थी। क्या आपके सीने में गर्व नहीं उमड़ता जब आप सोचते हैं कि हमारे पुरखों ने कितने जुल्म सहे, फिर भी हार नहीं मानी? इस साल अंग्रेजों ने अपनी हुकूमत को और मजबूत करने की कोशिश की। सन 1861 का इंडियन काउंसिल्स एक्ट अब पूरी तरह लागू हो रहा था। इस कानून ने गवर्नर जनरल की परिषद में कुछ हिंदुस्तानियों को शामिल किया, जैसे बनारस के राजा और पटियाला के महाराजा। लेकिन यह सिर्फ एक चाल थी। अंग्रेजों का मकसद था कि वो हिंदुस्तान के बड़े लोगों को अपने साथ मिला लें, ताकि कोई नई क्रांति न हो। आप सोचिए, वो लोग जिनके पुरखों ने अपनी माटी के लिए खून बहाया था, क्या वो इस चाल में फंस जाते? नहीं, उनके दिल में आजादी की आग अभी भी जल रही थी। नील विद्रोह की इस आग ने न सिर्फ बंगाल को हिलाया, बल्कि हिंदुस्तान के दूसरे हिस्सों में भी एक संदेश पहुंचाया। बिहार और उड़ीसा में आदिवासी समुदाय अंग्रेजों के नए टैक्स और जमीन छीनने की नीतियों के खिलाफ खड़े हो रहे थे। आप कल्पना करें, वो जंगल जहां आदिवासी अपने तीर कमान लिए अंग्रेजी चौकियों पर हमला कर रहे थे। उनकी आवाज छोटी थी, लेकिन उसमें वही जज्बा था जो सन 1857 की क्रांति में था। क्या यह साहस आपको नहीं प्रेरित करता? ये विद्रोह छोटे थे, लेकिन हर विद्रोह एक बीज था जो बाद में आजादी का वृक्ष बनने वाला था। इस साल हिंदुस्तान की धरती पर एक और बदलाव की शुरुआत हुई। शिक्षा के क्षेत्र में नए कदम उठ रहे थे। बंगाल में बेथुन स्कूल औरतों की शिक्षा के लिए एक नई रोशनी बन रहा था। आप सोचिए, वो वक्त जब औरतों को घर की चार दीवारी में कैद रखा जाता था। वहां कुछ लोग थे जो मानते थे कि औरतों की ताकत सिर्फ घर तक सीमित नहीं होनी चाहिए। कादम्बिनी गांगुली, जो सन 1861 में पैदा हुई थी, इस साल 1 साल की हो चुकी थी। वो बाद में हिंदुस्तान की पहली महिला डॉक्टर बनी। आप कल्पना करें, वो छोटी सी बच्ची जो एक दिन इतिहास रचेगी, इस साल अपनी मां की गोद में खेल रही थी। क्या ये अपने आप में
एक क्रांति नहीं थी? सन 1862 की ये पहली मशाल, नील विद्रोह की आग, हमें सिखाती है कि हार के बाद भी हिम्मत जिंदा रहती है। ये साल हमें याद दिलाता है कि हर छोटा कदम, हर छोटी बगावत आजादी की ओर ले जाती है। क्या आपके दिल में वो आग नहीं जलती जो इन किसानों के सीने में जली थी? सन 1862 में अंग्रेजों ने अपनी हुकूमत को और पक्का करने के लिए एक नया जाल बुना। सन 1861 का इंडियन काउंसिल्स एक्ट अब पूरी तरह लागू हो रहा था। इस कानून ने गवर्नर जनरल की परिषद में कुछ हिंदुस्तानियों को शामिल करने का वादा किया, जैसे बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और कुछ जमींदार। लेकिन क्या ये वाकई इंसाफ था? नहीं, ये एक चाल थी, एक धोखा। अंग्रेजों का मकसद था कि वो हिंदुस्तान के बड़े लोगों को अपने साथ मिला ले, ताकि सन 1857 जैसी कोई नई क्रांति न हो। आप सोचिए, वो सभाएं जहां अंग्रेजी हाकिम हिंदुस्तानी रईसों को मुस्कुराहट के साथ बुलाते थे, लेकिन उनके पीछे उनकी तलवारें तेज की जा रही थीं। क्या आपके मन में गुस्सा नहीं उमड़ता जब आप सोचते हैं कि हमारे अपने ही लोग इस चाल में फंस सकते थे? लेकिन हिंदुस्तान की आत्मा इतनी आसानी से झुकने वाली नहीं थी। बंगाल में नील विद्रोह की आग अब भी जल रही थी। किसानों ने न सिर्फ नील की खेती छोड़ी, बल्कि अंग्रेजी अदालतों में अपनी बात रखना शुरू किया। आप कल्पना करें वो पल जब एक साधारण किसान, जिसके कपड़े फटे हुए थे, जिसके हाथ मेहनत से रूखे हो चुके थे, अंग्रेजी हाकिम के सामने खड़ा होकर अपनी जमीन की बात करता था। उसकी आवाज में डर नहीं, बल्कि हिंदुस्तान की मिट्टी का गर्व था। दिगंबर बिस्वास और बिशन चरण बिस्वास जैसे नेताओं ने गांव-गांव में पंचायतें बनाई। उनकी सभाओं में हिंदू और मुसलमान एक साथ बैठते थे, एक ही सपना देखते थे, अपनी जमीन, अपनी आजादी। क्या ये एकता आपके सीने में गर्व की लहर नहीं जगाती? इस साल अंग्रेजों ने अपनी निगरानी और सख्त कर दी। दिल्ली में पुलिस विभाग को और मजबूत किया गया। हर गांव, हर शहर में उनकी चौकियां बढ़ रही थीं। आप सोचिए, वो गलियां जहां कभी बच्चे खेला करते थे, अब वहां अंग्रेजी सिपाहियों के बूटों की आवाज गूंजती थी। लेकिन क्या आप जानते हैं, जितना वो हमें दबाने की कोशिश करते थे, उतना ही हमारे दिलों में आजादी का जज्बा बढ़ता था। गांवों में माएं अपने बच्चों को रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे की कहानियां सुनाती थीं। वो कहानियां जो लोरियों की तरह थीं, लेकिन उनमें क्रांति की आग थी। जो डर गया वो मर गया। ये शब्द भले ही बाद में लिखे गए, लेकिन इस साल के किसानों और सिपाहियों के दिल में यही जज्बा धड़क रहा था। बंगाल के बाहर, बिहार और उड़ीसा में भी विद्रोह की चिंगारियां सुलग रही थीं। आदिवासी समुदाय अंग्रेजों के नए टैक्स और जमीन छीनने की नीतियों के खिलाफ खड़े हो रहे थे। आप कल्पना करें, वो घने जंगल जहां आदिवासी अपने तीर कमान लिए अंग्रेजी चौकियों पर हमला कर रहे थे। उनकी आवाज
छोटी थी, लेकिन उसमें वही जज्बा था जो सन 1857 की क्रांति में था। अंग्रेजों ने इन बगावतों को कुचलने की कोशिश की। कई आदिवासियों को जेल में डाल दिया गया, कई को मौत की सजा दी गई, लेकिन हर शहादत एक नया बीज बो रही थी। क्या आपके रोंगटे नहीं खड़े होते जब आप सोचते हैं कि एक साधारण इंसान कैसे इतिहास की दिशा बदल देता है? इस साल हिंदुस्तान की धरती पर आर्थिक लूट का सिलसिला और तेज हो गया था। बंगाल, बिहार और असम में अंग्रेजों को सन 1864 की बक्सर की जंग के बाद से राजस्व वसूलने का अधिकार मिला था। हमारे खेतों का कपास, नील और चाय सब कुछ समंदर पार इंग्लैंड जा रहा था। आप सोचिए, वो गांव जहां कभी हंसी और रौनक थी, अब वहां भूख और सन्नाटा था। अंग्रेजी जहाज हमारे अनाज और धन से लदकर इंग्लैंड की ओर बढ़ते थे और हमारे गांवों में बच्चे भूखे सोते थे। क्या आपके दिल में दर्द नहीं उठता जब आप सोचते हैं कि हमारी मेहनत की कमाई से दूसरों का घर भर रहा था? लेकिन इस अंधेरे में भी एक रोशनी थी। बंगाल में नील विद्रोह ने न सिर्फ किसानों को एकजुट किया, बल्कि बुद्धिजीवियों को भी जगा दिया। हरिश्चंद्र मुखर्जी जैसे लोग अपने अखबार हिंदू पैट्रियट के जरिए अंग्रेजों की नीतियों की आलोचना कर रहे थे। आप कल्पना करें, वो छोटा सा दफ्तर जहां हरिश्चंद्र अपनी कलम से अंग्रेजों के जुल्म की सच्चाई लिख रहे थे। उनकी लेखनी में वही आग थी जो बाद में स्वदेशी आंदोलन में जलेगी। क्या एक कलम इतनी ताकतवर हो सकती है कि वो एक साम्राज्य को चुनौती दे दे? सन 1862 की ये दूसरी मशाल हमें सिखाती है कि धोखे की जंजीरें भले ही मजबूत हों, लेकिन हिंदुस्तान की आत्मा को कोई जकड़ नहीं सकता। ये साल हमें याद दिलाता है कि हर छोटी बगावत, हर छोटी आवाज आजादी की ओर ले जाती है। क्या आपके दिल में वो आग नहीं जलती जो इन किसानों और बुद्धिजीवियों के सीने में जली थी? सन 1862 में हिंदुस्तान की धरती पर शिक्षा की एक नई सुबह शुरू हो रही थी। बंगाल में बेथ्यून स्कूल औरतों की शिक्षा के लिए एक मशाल बन रहा था। उस वक्त समाज में औरतों को पढ़ाना गलत माना जाता था। लोग कहते थे कि बेटियों का स्थान रसोई में है, किताबों में नहीं। लेकिन कुछ लोग थे जो इस अंधेरे को तोड़ना चाहते थे। आप कल्पना करें, वो छोटा सा स्कूल जहां बेटियां डरते डरते किताबें खोल रही थीं। उनकी आंखों में सपने थे और उन सपनों में हिंदुस्तान की आजादी की चमक थी। कादम्बिनी गांगुली, जो सन 1861 में पैदा हुई थीं, इस साल 1 साल की हो चुकी थीं। वो बाद में हिंदुस्तान की पहली महिला डॉक्टर बनी। आप सोचिए, वो छोटी सी बच्ची जो अपनी मां की गोद में खेल रही थी, एक दिन इतिहास रचेगी। क्या ये अपने आप में एक क्रांति नहीं थी? इस साल न सिर्फ औरतों की शिक्षा की शुरुआत हुई, बल्कि हिंदुस्तान की प्राचीन धरोहर को भी
खोजने का काम शुरू हुआ। सन 1862 में बॉम्बे में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। इस सर्वे ने हमारे मंदिरों, स्तूपों और शिलालेखों को खोजने का बीड़ा उठाया। आप कल्पना करें, वो पुरातन मंदिर जो जंगलों में छिपे थे, अब धीरे धीरे दुनिया के सामने आ रहे थे। इन खोजों ने हिंदुस्तानियों को याद दिलाया कि हमारी सभ्यता कितनी गौरवशाली थी। क्या आपके सीने में गर्व नहीं उमड़ता जब आप सोचते हैं कि हमारी धरती की कहानियां जो सदियों से दबी थीं, अब फिर से गूंज रही थीं। लेकिन इस रोशनी के बीच अंग्रेजों का अंधेरा भी गहरा रहा था। उनकी आर्थिक लूट अब और बेरहम हो चुकी थी। बंगाल, बिहार और असम से कपास, नील और चाय के जहाज इंग्लैंड की ओर जा रहे थे। हमारे गांवों में बच्चे भूखे सोते थे और लंदन में महल बन रहे थे। आप सोचिए, वो मां जो अपने बच्चे को एक रोटी नहीं दे पाती थी, उसकी आंखों में कितना दर्द होगा। अंग्रेजों ने नील विद्रोह को कुचलने की कोशिश की, लेकिन हर दमन के साथ हिंदुस्तान की आत्मा और मजबूत होती जा रही थी। नील विद्रोह के नेता जैसे दिगंबर बिस्वास जेल की सलाखों के पीछे थे, लेकिन उनकी आवाज गांव-गांव में गूंज रही थी। क्या एक कैदी की आवाज इतनी ताकतवर हो सकती है कि वो एक साम्राज्य को हिला दे? इस साल बंगाल में बुद्धिजीवियों की एक नई लहर उठ रही थी। हरिश्चंद्र मुखर्जी अपने अखबार हिंदू पैट्रियट के जरिए अंग्रेजों की नीतियों की सच्चाई उजागर कर रहे थे। आप कल्पना करें, वो छोटा सा दफ्तर जहां हरिश्चंद्र रात रात भर अपनी कलम चलाते थे। उनकी लेखनी में वही आग थी जो बाद में सन 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना में जलेगी। क्या आपने कभी सोचा कि एक कलम कैसे तलवार से ज्यादा ताकतवर हो सकती है? सन 1862 में हिंदुस्तान की धरती पर शिक्षा की एक नई सुबह शुरू हो रही थी। बंगाल में बेथ्यून स्कूल औरतों की शिक्षा के लिए एक मशाल बन रहा था। उस वक्त समाज में औरतों को पढ़ाना गलत माना जाता था। लोग कहते थे कि बेटियों का स्थान रसोई में है, किताबों में नहीं। लेकिन कुछ लोग थे जो इस अंधेरे को तोड़ना चाहते थे। आप कल्पना करें, वो छोटा सा स्कूल जहां बेटियां डरते डरते किताबें खोल रही थीं। उनकी आंखों में सपने थे और उन सपनों में हिंदुस्तान की आजादी की चमक थी। कादम्बिनी गांगुली जो सन 1861 में पैदा हुई थीं, इस साल 1 साल की हो चुकी थीं। वो बाद में हिंदुस्तान की पहली महिला डॉक्टर बनी। आप सोचिए, वो छोटी सी बच्ची जो अपनी मां की गोद में खेल रही थी, एक दिन इतिहास रचेगी। क्या ये अपने आप में एक क्रांति नहीं थी? इस साल न सिर्फ औरतों की शिक्षा की शुरुआत हुई, बल्कि हिंदुस्तान की प्राचीन धरोहर को भी खोजने का काम शुरू हुआ।
सन 1862 में बॉम्बे में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। इस सर्वे ने हमारे मंदिरों, स्तूपों और शिलालेखों को खोजने का बीड़ा उठाया। आप कल्पना करें, वो पुरातन मंदिर जो जंगलों में छिपे थे, अब धीरे धीरे दुनिया के सामने आ रहे थे। इन खोजों ने हिंदुस्तानियों को याद दिलाया कि हमारी सभ्यता कितनी गौरवशाली थी। क्या आपके सीने में गर्व नहीं उमड़ता जब आप सोचते हैं कि हमारी धरती की कहानियां जो सदियों से दबी थीं, अब फिर से गूंज रही थीं? लेकिन इस रोशनी के बीच अंग्रेजों का अंधेरा भी गहरा रहा था। उनकी आर्थिक लूट अब और बेरहम हो चुकी थी। बंगाल, बिहार और असम से कपास, नील और चाय के जहाज इंग्लैंड की ओर जा रहे थे। हमारे गांवों में बच्चे भूखे सोते थे और लंदन में महल बन रहे थे। आप सोचिए, वो मां जो अपने बच्चे को एक रोटी नहीं दे पाती थी, उसकी आंखों में कितना दर्द होगा। अंग्रेजों ने नील विद्रोह को कुचलने की कोशिश की, लेकिन हर दमन के साथ हिंदुस्तान की आत्मा और मजबूत होती जा रही थी। नील विद्रोह के नेता जैसे दिगंबर बिस्वास जेल की सलाखों के पीछे थे, लेकिन उनकी आवाज गांव-गांव में गूंज रही थी। क्या एक कैदी की आवाज इतनी ताकतवर हो सकती है कि वो एक साम्राज्य को हिला दे? इस साल बंगाल में बुद्धिजीवियों की एक नई लहर उठ रही थी। हरिश्चंद्र मुखर्जी अपने अखबार हिंदू पैट्रियट के जरिए अंग्रेजों की नीतियों की सच्चाई उजागर कर रहे थे। आप कल्पना करें, वो छोटा सा दफ्तर जहां हरिश्चंद्र रात रात भर अपनी कलम चलाते थे। उनकी लेखनी में वही आग थी जो बाद में सन 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना में जलेगी। क्या आपने कभी सोचा कि एक कलम कैसे तलवार से ज्यादा ताकतवर हो सकती है? हरिश्चंद्र की आवाज ने न सिर्फ बंगाल बल्कि पूरे हिंदुस्तान में लोगों को जगाया। उनकी लेखनी ने बताया कि अंग्रेजों का इंसाफ सिर्फ एक मुखौटा है। इस साल हिंदुस्तान के गांवों में एक और बदलाव दिख रहा था। लोग अब धीरे धीरे एकजुट हो रहे थे। हिंदू, मुसलमान और सिख सब एक साथ। आप सोचिए, वो गांव की सभाएं जहां लोग अंग्रेजों के जुल्म की कहानियां सुनाते थे, वो कहानियां जो लोरियों की तरह थीं, लेकिन उनमें क्रांति का जज्बा था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ये शब्द भले ही बाद में लिखे गए, लेकिन इस साल के गांवों में यही जज्बा धड़क रहा था। क्या आपके दिल में वो आग नहीं जलती जो इन गांव वालों के सीने में जली थी? सन 1862 की ये तीसरी मशाल, ज्ञान की पहली किरण, हमें सिखाती है कि अंधेरे में भी रोशनी की उम्मीद होती है। ये साल हमें याद दिलाता है कि शिक्षा और जागरूकता वो हथियार हैं जो गुलामी की जंजीरें तोड़ सकते हैं। क्या आपके रोंगटे नहीं खड़े होते जब आप सोचते हैं कि एक छोटी सी किताब, एक छोटी सी आवाज कैसे एक नए हिंदुस्तान की नींव रख सकती है? आपके सामने
वही चूल्हा जल रहा है और उसकी लपटों में हिंदुस्तान की धरती की कहानी अब समंदर पार की गूंज बन रही है। सन 1862 की रातें भले ही गुलामी की सलाखों से जकड़ी थीं, लेकिन उस सन्नाटे में हिंदुस्तान की पुकार दुनिया के कोने कोने तक पहुंच रही थी। कल्पना करें वो लंदन की सड़कें जहां अंग्रेजी संसद में हमारे विद्रोह की चर्चा हो रही थी, वो अमेरिका के अखबार जो हमारी बगावत की तारीफ कर रहे थे। क्या आपने कभी सोचा कि जब आपकी आवाज को दबाने की कोशिश हो तो वो कैसे 7 समंदर पार भी गूंज उठती है? ये कहानी उस गूंज की है जो हिंदुस्तान की आत्मा से निकली और दुनिया को हिला गई। सन 1862 में हिंदुस्तान की धरती पर नील विद्रोह की आग और भड़क रही थी। बंगाल के खेतों में किसानों ने अंग्रेजों के खिलाफ अपनी हल्की नोक से बगावत लिखी, लेकिन इस विद्रोह की खबर अब सिर्फ हिंदुस्तान तक सीमित नहीं थी। लंदन में ब्रिटिश संसद में सन 1857 की क्रांति की चर्चा अभी भी गूंज रही थी। कुछ लोग कहते थे कि हिंदुस्तानियों को और हक केस दिए जाएं ताकि वो फिर से बगावत न करें, लेकिन ज्यादातर चाहते थे कि हमारी कमर और तोड़ दी जाए। आप कल्पना करें वो संसद जहां अंग्रेजी साहब अपनी सोने की कुर्सियों पर बैठकर हमारी आजादी की बात करते थे, लेकिन उनके शब्दों में इंसाफ नहीं बल्कि लालच था। क्या आपके मन में गुस्सा नहीं उमड़ता जब आप सोचते हैं कि हमारी माटी की कीमत पर उनकी मेजें सज रही थीं? इस साल दुनिया के दूसरे कोने में अमेरिका में एक और जंग चल रही थी। वहां का गृहयुद्ध अपने चरम पर था। गुलामी के खिलाफ उनकी लड़ाई ने हिंदुस्तान के नील विद्रोह को एक नया अर्थ दिया। आप सोचिए, वो अमेरिकी अखबार जो हमारे किसानों की हिम्मत की तारीफ कर रहे थे, वो लिखते थे कि हिंदुस्तान की धरती पर एक ऐसी आग जल रही है जो गुलामी की हर जंजीर को पिघला देगी। लेकिन हिंदुस्तान में हमें कोई बाहर का सहारा नहीं मिला। हमारी जंग हमारी थी और इसे हमें खुद लड़ना था। क्या आपके रोंगटे नहीं खड़े होते जब आप सोचते हैं कि हमारे पुरखों ने अकेले ही इतनी बड़ी हुकूमत से टक्कर ली? इस साल हिंदुस्तान में अंग्रेजों ने अपनी निगरानी को और सख्त कर दिया। दिल्ली में पुलिस विभाग को और मजबूत किया गया। हर गांव, हर शहर में उनकी चौकियां बढ़ रही थीं। आप कल्पना करें, वो गलियां जहां कभी बच्चों की हंसी गूंजती थी, अब वहां अंग्रेजी सिपाहियों के बूटों की आवाज थी। लेकिन क्या आप जानते हैं, जितना वो हमें डराने की कोशिश करते थे, उतना ही हमारे दिलों में आजादी का जज्बा बढ़ता था। गांवों में लोग अब चुपके चुपके सभाएं करने लगे थे। वो सभाएं जहां हिंदू, मुसलमान और सिख एक साथ बैठते थे। उनकी बातों में वही आग थी जो सन 1857 में झांसी की रानी की तलवार में थी। क्या ये एकता
आपको गर्व नहीं देती? बंगाल में नील विद्रोह की आग अब भी जल रही थी। दिगंबर बिस्वास और बिशन चरण बिस्वास जैसे नेताओं की आवाज अब गांव-गांव में गूंज रही थी। आप सोचिए, वो जेल की सलाखें जहां ये नेता कैद थे, लेकिन उनकी आवाज सलाखों को तोड़कर बाहर आ रही थी। अंग्रेजों ने सोचा कि वो इन विद्रोहियों को चुप करा देंगे, लेकिन हर फांसी, हर सजा एक नई चिंगारी को जन्म दे रही थी। क्या एक कैदी की आवाज इतनी ताकतवर हो सकती है कि वो एक साम्राज्य को हिला दे? इस साल हिंदुस्तान की धरती पर बुद्धिजीवियों की एक नई लहर उठ रही थी। हरिश्चंद्र मुखर्जी अपने अखबार हिंदू पैट्रियट के जरिए अंग्रेजों की नीतियों की सच्चाई उजागर कर रहे थे। आप कल्पना करें, वो छोटा सा दफ्तर जहां हरिश्चंद्र रात रात भर अपनी कलम चलाते थे। उनकी लेखनी में वही आग थी जो बाद में सन 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना में जलेगी। उनकी आवाज ने न सिर्फ बंगाल बल्कि पूरे हिंदुस्तान को जगाया। क्या आपने कभी सोचा कि एक कलम कैसे तलवार से ज्यादा ताकतवर हो सकती है? इस साल हिंदुस्तान के गांवों में एक नया सपना जाग रहा था। लोग समझने लगे थे कि हमें एकजुट होना होगा। हिंदू, मुसलमान, सिख, सब एक साथ। आप सोचिए, वो गांव की सभाएं जहां लोग अंग्रेजों के जुल्म की कहानियां सुनाते थे, वो कहानियां जो लोरियों की तरह थीं, लेकिन उनमें क्रांति का जज्बा था। जो डर गया वो मर गया। ये शब्द भले ही बाद में लिखे गए, लेकिन इस साल के गांव वालों के दिल में यही जज्बा धड़क रहा था। क्या आपके दिल में वो आग नहीं जलती जो इन सभाओं में जली थी? सन 1862 की ये चौथी मशाल, समंदर पार की गूंज, हमें सिखाती है कि सच्चाई की आवाज को कोई दबा नहीं सकता। ये साल हमें याद दिलाता है कि भले ही हमारी जंग अकेली हो, लेकिन उसकी गूंज दुनिया को हिला सकती है। क्या आपके रोंगटे नहीं खड़े होते जब आप सोचते हैं कि हमारे पुरखों की आवाज 7 समंदर पार तक गूंजी? सन 1862 में हिंदुस्तान की धरती पर हर विद्रोह, हर आवाज एक नया बीज बो रहा था। बंगाल के नील विद्रोह ने दिखाया कि गरीब किसान भी ताकतवर हुकूमत को हिला सकता है। दिगंबर बिस्वास और बिशन चरण बिस्वास जैसे नेताओं ने अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर एक संदेश दिया, गुलामी की जंजीरें तोड़ी जा सकती हैं। आप कल्पना करें, वो जेल की सलाखें जहां ये नेता कैद थे, लेकिन उनकी आवाज हवा में तैर रही थी। उनकी शहादत ने गांव-गांव में एक नया जोश भरा। क्या आपके रोंगटे नहीं खड़े होते जब आप सोचते हैं कि एक कैदी की आवाज कैसे लाखों दिलों को जगा सकती है? इस साल हिंदुस्तान में शिक्षा की रोशनी और फैल रही थी। बैतून स्कूल में बेटियां पढ़ रही थीं और उनकी किताबों में आजादी का सपना लिखा जा रहा था। कादम्बिनी गांगुली, जो इस साल 1 साल की थी, बाद में हिंदुस्तान की पहली महिला डॉक्टर बनी। आप सोचिए, वो छोटी सी बच्ची जो अपनी मां की गोद में खेल रही थी,
एक दिन हिंदुस्तान की बेटियों के लिए मिसाल बनेगी। क्या ये अपने आप में एक क्रांति नहीं थी? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने हमारे प्राचीन मंदिरों और शिलालेखों को खोजकर हमें हमारी गौरवशाली सभ्यता की याद दिलाई। आप कल्पना करें, वो पुरातन मंदिर जो जंगलों में छिपे थे, अब दुनिया के सामने आ रहे थे। इन खोजों ने हिंदुस्तानियों को बताया कि हमारा इतिहास कितना महान था। क्या आपके सीने में गर्व नहीं उमड़ता जब आप सोचते हैं कि हमारी धरती की कहानियां सदियों बाद भी जीवित थीं? बंगाल में हरिश्चंद्र मुखर्जी जैसे बुद्धिजीवियों ने अपनी कलम से अंग्रेजों की सच्चाई उजागर की। उनके अखबार हिंदू पैट्रियट ने लोगों को जगाया। आप सोचिए, वो छोटा सा दफ्तर जहां हरिश्चंद्र रात रात भर लिखते थे, उनकी कलम में वही आग थी जो बाद में सन 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना में जली। क्या एक कलम इतनी ताकतवर हो सकती है कि वो एक साम्राज्य को चुनौती दे दे? उनकी आवाज ने न सिर्फ बंगाल बल्कि पूरे हिंदुस्तान में एक नया जोश भरा। इस साल अंग्रेजों की आर्थिक लूट अपने चरम पर थी। बंगाल, बिहार और असम से कपास, नील और चाय के जहाज इंग्लैंड की ओर जा रहे थे। हमारे गांवों में बच्चे भूखे सोते थे और लंदन में महल बन रहे थे। आप कल्पना करें, वो मां जो अपने बच्चे को एक रोटी नहीं दे पाती थी, उसकी आंखों में कितना दर्द होगा। लेकिन इस दर्द में भी एक सपना था। गांवों में लोग अब एकजुट हो रहे थे। हिंदू, मुसलमान, सिख, सब एक साथ। आप सोचिए, वो सभाएं जहां लोग अंग्रेजों के जुल्म की कहानियां सुनाते थे, वो कहानियां जो लोरियों की तरह थीं, लेकिन उनमें क्रांति का जज्बा था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ये शब्द भले ही बाद में लिखे गए, लेकिन इस साल के गांव वालों के दिल में यही जज्बा धड़क रहा था। सन 1862 की कहानी हमें सन 1757 की प्लासी की जंग की याद दिलाती है, जब अंग्रेजों ने पहली बार हिंदुस्तान पर पकड़ बनाई। सन 1764 की बक्सर की जंग ने उनकी ताकत को और बढ़ाया। सन 1780 का सन्यासी विद्रोह, सन 1824 का बैरकपुर विद्रोह और अब सन 1862 का नील विद्रोह, ये सारी कहानियां हमें बताती हैं कि हिंदुस्तान की आत्मा को कोई कुचल नहीं सकता। ये साल हमें आने वाले वक़्त की ओर इशारा करता है। सन 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना, सन 1905 में स्वदेशी आंदोलन और सन 1947 में आज़ादी का स्वर्णिम सूरज, सन 1862 की ये 5वीं मशाल अमर ज्योति हमें सिखाती है कि गुलामी की रात कितनी भी लंबी हो, सुबह का सूरज जरूर उगता है। ये साल हमें याद दिलाता है कि हर छोटी बगावत, हर छोटा कदम आजादी की ओर ले जाता है। क्या आपके दिल में वो आग नहीं जलती जो इन किसानों, बुद्धिजीवियों और सिपाहियों के सीने में जली थी?